नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा, वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कर रहे हैं कोशिश। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, संजय सिंह, अनीता सिंह और सुनीता केजरीवाल की 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर जताई चिंता। सीएम आतिशी को पत्र लिखकर कहा, आप सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम केस सूचीबद्ध। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने और किसान नेता डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के मामले पर सुनवाई। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा, 15 लोगों की मौत और 30 घायल। एफबीआई को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार। उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी, स्कूलों के समय बदले। और आइए अब शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अपने पोस्टर में कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल। साथ ही कहा, मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिया था। इस ठग ने वो भी एक विशेष समुदाय का, और इन नए वोटरों की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक के बीच बताई जा रही है। और वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर कहा कि आप नेता संजय सिंह का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में जिक्र करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारी को धमकाने का काम करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार, फर्जी लोग। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि किस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। ऐसे में संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज का ये रुख करते हैं। धीरज, साफ तौर पर बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं और फर्जीवाड़े का आरोप आम आदमी पार्टी पर, किस तरह से सच जो है वो निकलकर अब लोगों के सामने पहुंच रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस तरीके से फर्जी वोटर के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली में तहकीकात की शुरुआत कर दी है, और इस तहकीकात को अगर हम सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश थी कि जो संजय सिंह जो फर्जी वोटर के मामले के ऊपर बीजेपी के ऊपर एक तरीके से आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को ही घेरना शुरू किया और संजय सिंह के खिलाफ ही तहकीकात शुरू की। और उस तहकीकात में जो चीज़ सामने आई है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो चीज़ें क्रिमिनल एक्ट के अधीन है। आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसका उल्लंघन राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया है।
ऐसा क्यों कहा है ये मैं आपको बताता हूं। बीजेपी का कहना है कि जब राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने एफिडेविट दिया था संजय सिंह ने, तब उनका वोट जो है दिल्ली में हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में था। लेकिन जो सुल्तानपुर का जो नगर पालिका का क्षेत्र था, सुल्तानपुर के नगर पालिका क्षेत्र में भी उनका नाम रजिस्टर्ड था। तो संजय सिंह जिस समय राज्यसभा के सांसद के रूप में एफिडेविट दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने गलत तरीके से अपने वोटर आईडी को पेश किया। उस समय भी उनका नाम दोनों जगह की वोटर लिस्ट में था। उसके बाद उन्होंने अपना वोट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बनवाया और आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर दिखाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में संजय सिंह अपनी पत्नी अनीता सिंह के साथ वोट देने के लिए गए हैं। इसके बाद उनका वोट तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र में गया है जी। और तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाया कि किस तरीके से एक के बाद एक 3 विधानसभा क्षेत्र में संजय सिंह का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। उसके बाद जो दूसरा खुलासा है वो खुलासा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी चांदनी चौक से के जो वोटर लिस्ट है विधानसभा की जो वोटर लिस्ट में उनका भी उनका नाम है और गाजियाबाद की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इस पे अभी सुनवाई पूरी होनी है। तीसरा खुलासा उन्होंने दिल्ली के जो मेयर हैं महेश हैं उनकी पत्नी का किया है कि कैसे उनकी पत्नी ने जो करोल बाग की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो वोटर हैं वो 2 हैं, फोटो जो हैं वो अलग अलग हैं और उनकी पत्नी जो है जो मेयर है महेश, उनकी पत्नी निधि ने एक अपने नाम निधि से वोटर आईडी बनवाया है, दूसरा उन्होंने ममता के नाम से वोटर आईडी बनवाया है। लेकिन दोनों वोटर आईडी में जो उनका जो फोटो है वो एक ही है, दोनों का एपिक नंबर जो है वो अलग अलग है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज खुलासा दर खुलासा फर्जी वोटर के मामले को उठाया है और एक तरीके से अब कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली में अब ये कवायद भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में फर्जी वोट के जरिए फर्जी वोट बनाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावी माहौल को एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाया है। जी निश्चित तौर पर हमने तमाम चुनाव में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप तो देखे ही हैं, लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो कमर है वो कस ली गई है। तो ऐसे में क्या इसको लेकर कोई ठोस रणनीति भी बनती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से अब आरोप तय हुए हैं इसके बाद अब जो खुलासा होता हुआ नजर आया है, क्या कार्रवाई भी इस पर आगे होगी? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग इस बारे में संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस इस बारे में संज्ञान ले और उन्होंने इस जो फर्जी वोटर के फर्जीवाड़े के मामले में जो कानूनी जो एक तरीके से राय भी ली है और एक तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने बताने की कोशिश भी की है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का ये खुले रूप से उल्लंघन है और इसमें 1 साल की सजा है। तो जाहिर सी बात है जो कानून की धारा 17 और 18 जो है उसका ये खुले तौर पर उल्लंघन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस वार्ता के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि इस मामले में 1 साल की सजा हो सकती है, तो जरूर ये जो मामला है वो जांच के दायरे में जाएगा, जरूर इस पे चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। और एक तरीके से बीजेपी ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले में संज्ञान ले। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से पूरे के पूरे जो वोटर फर्जीवाड़े के जो मामले हैं उस मामले के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी 1200 जो फर्जी वोटर पकड़े गए हैं और उस पर भी एक तरीके से एक सघन अभियान जो है वो जारी है। और ये कोशिश है कि जो भी विधानसभा क्षेत्र हो उस विधानसभा क्षेत्र में चाहे शिफ्टेड वोटर हो चाहे जो आदमी गुजर गए हैं ऐसे वोटरों की पहचान की जाए और इस ऐसे में वोटर सवाल ये सबसे उस नाम पे जो फर्जी वोट गिराए जाते हैं उसके लिए भी तैयारी है। इन सबके बीच संजय सिंह की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? संजय सिंह की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है और जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है और बीजेपी ने कहा है कि हम इस मामले में आयोग को जाके जानकारी देंगे और बीजेपी ने पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट को खंगाल कर और एफिडेविट के जरिए इस पूरे मामले को पकड़ने की कोशिश की है। उसके बाद फिर अपने संवाददाता के पास वापस लौटेंगे। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को?
कि 30 तारीख को जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करा उनको लाइव में नहीं किया, प्रेस में कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है, ये अखबार में कटेंगे, ये दावा किया हुआ है। एफिडेविट दिखाइए, 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे? अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया? तो सुना आपने कि किस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर इन पर बड़ा खुलासा हुआ है और ये फर्जीवाड़े के जो आरोप हैं यह आने वाले समय में इस चुनाव की दिशा और दशा पर कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे, इसी पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हमारे साथ धीरज कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, साफ तौर पर बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और इस फर्जीवाड़े के जिस तरह से आरोप लगे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि नई नई परतें इसमें और निकलकर सामने आ रही हैं और इसी को उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो चुनाव पर कितना बड़ा इंपैक्ट? देखिए, अगर चुनावी इम्पैक्ट की बात करें तो अभी तो इनकी पड़ताल शुरू हुई है और ये पड़ताल 70 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली विधानसभा में हार और जीत का जो खेल होता है वो फर्जी वोट के जरिए हो रहा है। और इसलिए जबकि एक तरीके से जो एक सवाल उनसे हमने पूछा कि ये जो प्रक्रिया है वो कब तक जारी रहेगी और पूरे के पूरे मामले का खुलासा आप क्यों नहीं करते हैं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आप क्या चाहते हैं कि पापियों का खुलासा हम एक दिन में करें, तो एक दिन में आप गिन नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरीके के जो खुलासे होंगे वो रोज होंगे और अभी इन्होंने बड़ी मछलियों पे ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हाथ डाला है। राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं और इसके अलावा जो मेयर हैं, मेयर की जो पत्नी है, इन पे जो इन्होंने अभी हाथ डाला है। अभी जो छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं जिनके जरिए दिल्ली की वोट प्रभावित होती है उसके खिलाफ भी एक तरीके से सघन अभियान जारी है जिसका कि खुलासा दिन पर दिन आगे बढ़ते हुए दिन में भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसे में ये बड़े नामों के तो सामने साफ तौर पर नाम इनके सामने आ ही गए। इसमें साफ तौर पर जो हम कह सकते हैं जो ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो भी इससे काफी प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर हम कहें ऊपर से लेकर नीचे तक इसी तरह की स्थिति में है जिसका खुलासा लगातार होता जा रहा है। देखिए, ये कितना बड़ा खेल है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रिसर्च नहीं है कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जो 1000 वोटों से या 1200 वोटों से या 1500 वोटों से कितने सीटों पर हार जीत हुई है। अगर इस चीज़ का अगर हम आकलन करेंगे और अगर एक विधानसभा में 3000 से 4000 या 2000 से 3000 अगर फर्जी वोट अगर एक विधानसभा क्षेत्र में डलते हैं तो कितने प्रत्याशी चुनाव हारे होंगे, इसका भी एक आकलन करना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है जो आम कार्यकर्ता हैं जो वोट देने के लिए जाते हैं वो सोचते हैं कि मैंने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन मेरा वोट कहाँ चला गया। देखिए, अब जो मामला आया है इस मामला में सवाल काफ़ी उठेंगे क्योंकि ये वोटर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का ये मामला है और इस मामले में जरूर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और एक तरीके से और भी जो लोग हैं, क्योंकि आज उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो लोगों का जिनका नाम दो जगह है अभी वो चाहें तो एफिडेविट डालकर और चुनाव आयोग का या जो उनका BLO है उनको बता दें कि इस मामले में वो हमारा नाम एक जगह से काट दें। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की है क्योंकि BLO के पास अगर कोई भी डेटा जाता है तो उस डेटा की जानकारी हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं को हो और इसके जरिए भी लोगों की पकड़ने की जो कवायद है उसको की जाएगी या फर्जी वोटर को उजागर करने की जो कवायद है उसको तेज किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस पर नजर भी रखी जाएगी क्योंकि आने वाले समय में इससे क्या कुछ होता है ये साफ तौर पर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर जैसा कि धीरज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह की स्थितियां अभी हैं और आने वाले समय में और क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है उसकी परतें भी धीरे धीरे अब खुलनी शुरू हो गई हैं क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप थे और दूसरी तरफ अब ये फर्जीवाड़ा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये मुश्किलें किस तरह से आने वाले समय में नई रूपरेखा रखेंगी वो आने वाले चुनाव में भी साफ हो जाएगा और जनता तक लगातार जिस तरह का मैसेज जा रहा है उससे भी साफ हो जाएगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पाली हाउस एवं कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। बीज ग्राम कार्यक्रम के दिल्ली में कार्यान्वयन न होने से बीजों के वितरण, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कॉमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। आपकी सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रखी हैं। यमुना से लगे गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है। दलगत राजनीति से उठकर आपकी सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर हम देख रहे हैं एक तरफ तो केंद्र सरकार किस तरह से किसानों को ज्यादा राहत पहुंचाती हुई नजर आ रही है, उनको मजबूत सशक्त करती हुई नजर आ रही है, वहीं दिल्ली की सरकार पर तमाम बड़े और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की जो नीति है, रणनीति है, वो क्या किसानों के हित में नहीं नजर आती? देखिए गौरव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पत्र लिखा है उसमें ये बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर कही है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को संबोधित करते हुए कि आप बिजली मुफ्त देने का दावा करते हैं दिल्ली की जनता को, लेकिन जो किसानों को जो बिजली दी जाती है वो उच्च दरों पर दी जा रही है और उसकी वजह से कई जगह पर आप यमुना में जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, किसानों की जो जमीनें हैं वहाँ किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और जो तमाम केंद्र की योजनाएं हैं उसका फायदा उपकरणों में या फिर जो सब्सिडी दी जाती है उसमें नहीं मिल रहा है। तो इस पर तत्काल कार्रवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए और जो प्रतिस्पर्धा है राजनीतिक दलों के बीच वो किसान हित में आड़े नहीं आनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जो पंजीकरण होता है ट्रैक्टर का या फिर तमाम ऐसे उपकरणों का या जो किसान खेतीबाड़ी में उपयोग करते हैं, खासतौर पर हम जानते हैं ट्रैक्टर ट्राली, उनका जो पंजीकरण है वो कमर्शियल में होता है। उसकी वजह से बहुत आर्थिक तौर पर देखें तो ज्यादा शुल्क चुकाना होता है, किसानों को बहुत दिक्कत होती है। तो उस ओर भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया है कि आप दावे तो बहुत करते हैं लेकिन जितने किसान की प्रमुख योजनाएं हैं वो दिल्ली में ठीक तरीके से लागू नहीं होती या फिर लागू ही नहीं होती। और पंजीकरण में आप कमर्शियल वाहनों में पंजीकरण करते हैं ट्रैक्टर का, उससे बहुत नुकसान होता है किसानों को। तो इन सब समस्याओं की ओर, जो किसानों की जो समस्याएं हैं दिल्ली की, उस तरफ ध्यान आकर्षित कराया है दिल्ली के मुख्यमंत्री का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ऐसे में शैलेंद्र, साफ तौर पर ये तो नजर आ रहा है कि किस तरह से अनदेखी की जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा। ऐसे में इस अनदेखी का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? क्योंकि साफ तौर पर हम इसमें देख रहे हैं कि तमाम रिएक्शन तो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई जिससे वो अपना पक्ष रख सकें। गौरव, देखिए पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप और गंभीर हो जाता है कृषि मंत्री के इस पत्र के बाद कि दिल्ली में किसानों का ख्याल आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रख रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह एक आरोप लगे हैं
ये जरूर है कि कृषि मंत्री ने खुद इस बार ये सब मुद्दों पर ध्यान दिलाया है दिल्ली सरकार का, लेकिन दिल्ली बीजेपी लगातार ये कहती रही थी कि आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, क्योंकि शायद वोट बैंक की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसी पर ही आरोप लगाते हुए कि उन्हें लगता है कि किसान कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, तो उन पर कोई टैक्स लगा दो या उनसे वसूली कर लो। इसलिए बिजली की उच्च दरें लगाई गई हैं, उनके कनेक्शन काटे जाते हैं, उनके ट्रैक्टर ट्राली जो तमाम जो साजो सामान है उनको कमर्शियल में पंजीकरण कराया जाता है, जो सब्सिडी दी जाती है उपकरणों पर या बीज पर वो किसानों को नहीं मिलती। तो ये एक रणनीतिक तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को भी उठाती रही है कि आम आदमी की जो चिंता करने का दावा करने वाली जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो किस तरह से किसानों से सौतेला व्यवहार कर रही है, किसानों पर ज्यादा एक तरह से टैक्स थोप रही है और कैसे किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो अब खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने जब पत्र लिखा है तो निश्चित तौर पर इसमें तथ्य सामने रखे हैं, चूंकि जब राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं तब ये कई बार सामने आती है कि ये एक दूसरे के प्रति जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा है या फिर आरोप लगाने के जो मुद्दे ढूंढे जाते हैं। लेकिन जब कृषि मंत्री की तरफ से बात कही जाती है तो निश्चित तौर पर ये तथ्य पूर्वक होती है और ये तथ्य सामने आते हैं कि कैसे दिल्ली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है कि जो केंद्र की तमाम योजनाएं हैं किसानों के हितों में उसका फायदा दिल्ली के किसानों को मिल सके और उन पर एक बोझ भी डाला गया है। ये भी इस पत्र के जरिए उजागर हुआ। ऐसे में क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है शैलेंद्र, क्योंकि साफ तौर पर पत्र तो लिखा ही है और उससे अवगत कराया ही है, और आने वाले समय में इससे क्या बदलाव नजर आएगा अगर कोई कार्रवाई होती है तो? ये देखिए, केंद्र की तरफ से एक चिंता जताई गई है, यानी दिल्ली सरकार को इस पर फैसला करना है कि जब ये केंद्र की तरफ से आगाह किया गया है कि आप ठीक है शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा और आइए सीधे आपको बता देते हैं कि दिल्ली बीजेपी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं और देखते हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में ट्रैफिक को कम करना और पोल्यूशन कम करना हम सबकी प्रायोरिटी है और आदरणीय मोदी जी की सरकार दिल्ली के इन विषयों पर बहुत तत्परता से काम करने को तैयार भी है और कर भी रही है। कल मैंने दिल्ली में जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उसकी बात की थी और उसके आसपास के भी कुछ कनेक्टिव हाईवेज, मेजर हाईवेज से टच करने की बात की थी, जिससे दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो सिर्फ पासर्स बाय ट्रैफिक है वो दिल्ली में ना आए, वो हरियाणा से उत्तर प्रदेश डायरेक्ट जा सके। उसी तर्ज पर दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर के अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें आपके ध्यान में ही होगा कि दिल्ली मेट्रो एक लाइफलाइन बनी है दिल्ली की। लगातार मोदी जी की सरकार के प्रयास से इसी में सेंट्रल विस्टा आप सबके ध्यान में है कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन का, देश के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जो लगातार बनने, उसको कंप्लीट होने के कगार पे है। सेंट्रल विस्टा को भी मेट्रो से जुड़ना चाहिए ताकि जो ऑफिसर्स, कर्मचारी और सभी स्टाफ है उन लोगों को भी सहूलियत हो और दिल्ली में जो ऑफिस आवर्स में आने का और ऑफिस से वापस जाने का जो जाम दिल्ली में लगता है, जिससे प्रदूषण भी होता है, उससे निजात मिल सके। ये बात हमने निवेदन किया है कि सेंट्रल विस्टा तक भी मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली में दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां से बहुत से लोग डेली बेसिस पर भी काम के लिए और व्यापार के लिए आते हैं। उसके कारण से भी दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर जाम जैसी स्थिति कई बार लगती है और प्रदूषण भी उससे होता है। उसके लिए जो रीजनल रैपिड
मेट्रो है, जिसको हम नमो भारत और वो फास्ट ट्रैक मेट्रो है, उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि दिल्ली से सहारनपुर, नीमराना, बहरोर, ऐसा एक कॉरिडोर नमो भारत कॉरिडोर के लिए हमने सुझाव दिया है आदरणीय मनोहर लाल जी को, और दिल्ली से करनाल तक के लिए भी, क्योंकि उस बेल्ट से भी लगातार दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं वहां पर बहुत से परिवार वहीं रहते हैं, काम के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं। आज गुरुग्राम एक आईटी का बड़ा हब बना है। वहां पर आने जाने के लिए जो युवा साथी हैं, आईटी के लोग हैं या अन्य इंडस्ट्री के लोग हैं, फरीदाबाद और नोएडा से बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं। नोएडा से गुरुग्राम जाने के लिए दिल्ली के माध्यम से, रोड के माध्यम से होकर के जाना पड़ता है। तो उसमें भी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए और समय की बचत के लिए हमने गुरुग्राम, फरीदा, नोएडा ऐसा एक कॉरिडोर, फास्ट कॉरिडोर बनाने का भी निवेदन आदरणीय मनोहर लाल जी से किया है। आप सबके ध्यान में होगा कि जेवर में, उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल बड़ा एयरपोर्ट जल्द ही जनता को समर्पित होने वाला है। जो दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जेवर एयरपोर्ट है, इसका आपस में कनेक्टिविटी हो जाए और वो फास्ट ट्रैक हो जाए, नमो भारत से हो जाए, रैपिड मेट्रो से हो जाए, ये सुझाव भी हमने अभी आदरणीय कल मनोहर लाल जी को दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब परियोजनाएं जब दिल्ली में लागू होना प्रारंभ होंगी तो दिल्ली के पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ी कमी आने वाली है और ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत कम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेंद्र चंद्रोलिया को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हम आपको दिखा रहे थे। ऐसे में दिल्ली प्रदूषण पर साफ तौर पर फोकस किया गया है कि किस तरह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसके लिए जो जाम है उसकी व्यवस्था किस तरह से कायम की जाए और किस तरह से एक नया कॉरिडोर बनाया जा सके जिससे जाम कम से कम हो। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी इस बात को सामने रखा है कि जिस तरह से जो सेंट्रल विस्टा है उसको कैसे मेट्रो के साथ कनेक्ट किया जाए जिससे कहीं ना कहीं जो जाम है उसकी स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। और इसके अलावा गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद कॉरिडोर को भी बनाने का आग्रह किया गया है। और आइए एक बार फिर से आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं और सुनते हैं कि आगे क्या कुछ वो कह रहे हैं। व्यापारी वर्ग के जाने माने चेहरे सांसद भाई परवीन खंडेलवाल जी के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई परवीन शंकर कपूर जी, जिनके माध्यम से लगातार आप भाजपा के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सारी जो सूचनाएं हम उनके माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि दिल्ली में बहुत से काम केंद्रीय सरकार ने किए हैं और मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मेरे क्षेत्र में पश्चिमी लोकसभा में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को पहुंचाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। हम सबको याद होगा यशोभूमि, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा शुरू हुआ है, आने वाले सालों में इसके बाकी हिस्से भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पिछले महीने गोल्फ कोर्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी शुरुआत भी द्वारका में की गई है। जो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम है उनमें हमारे क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से एक लॉ कैंपस सेक्टर 21 द्वारका में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज रोशनपुरा में बनेगा। और आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा पार्क, भारत वंदना पार्क, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 560 करोड़ की लागत से है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ऑन गोइंग है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। इन सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो काम शुरू हुए हैं उसमें बहुत आसानी होती है अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है। द्वारका को एयरपोर्ट मेट्रो और जो दिल्ली की नॉर्मल मेट्रो है, दोनों से कनेक्शन बहुत अच्छे से मिले हैं। लेकिन हमने कल मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारी 2 लाइन को और सैंक्शन कर दें, तो इससे इन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले लोगों को आसानी होगी। और इसमें दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका से
गुड़गांव, क्योंकि गुरुग्राम बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर कि प्रोफेशनल और आईटी कंपनीज का हब है। तो वहां तक ये कनेक्टिविटी जाए, यानी दिल्ली एयरपोर्ट जो द्वारका तक आती है उसकी कनेक्टिविटी गुरुग्राम एयरपोर्ट तक, एरो सिटी तक भी हो, ये प्रपोजल हमने कल उनको दिया है। साथ में हमारे टर्मिनल 1, 2, 3, इसमें टर्मिनल 1 का डिस्टेंस 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने मेट्रो की कनेक्टिविटी टर्मिनल 1 को 2 और 3 के साथ करने के लिए भी प्रपोजल दिया है, जिससे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जब बाहर के लोग आएंगे या भारत के लोग आएंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये 2 मेट्रो की कनेक्टिविटी आदरणीय मंत्री जी से हमने की है, जिसकी उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज पर हाँ कर दी है कि हम आने वाले समय में इन दोनों प्रोजेक्ट को लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को सूचित करते हुए मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं कि 2 कनेक्टिविटी मेट्रो की हमारे लिए बहुत लाभप्रद होंगी। धन्यवाद। मान्य आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, सांसद आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, सांसद आदरणीय श्री परवीन खंडेलवाल जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, ये जानकारी तो आपको सभी हमारे ऑनरेबल एमपीज ने दी है कि कल रात को हम सातों के सातों एमपीज भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी को मिले थे और हमने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उनके सामने कल रात को भी रखी और पिछले 6-7 महीनों से इन समस्याओं के बारे में निरंतर हम उनको जानकारी दे रहे हैं। कल उनके साथ जो चर्चा हुई उसके बारे में हमारे साथियों ने कुछ आपको जानकारी दी है। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आज चुनौती देना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से दिल्ली में उनकी सरकार है। दिल्ली सरकार की जमीन पर सैकड़ों झुग्गियां थी जो उनकी सरकार के द्वारा उनको तोड़ा गया। कभी एक झुग्गी वासी को कहीं पुनर्वास बस्ती में प्लॉट या फ्लैट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो निरंतर ये आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को और आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी देना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां झुग्गी वही मकान जो योजना शुरू की गई दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए, 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट्स बनाकर मोदी जी की सरकार ने दे दिए हैं और एक फ्लैट की जो कीमत है, जो उसके ऊपर धनराशि खर्च हुई है, लगभग 25 लाख रुपया और केवल झुग्गी वासियों से 1,40,000 रुपया इसकी एवज में लिया गया है। तो 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दे दिए गए हैं और उनकी कीमत जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख है। और इसके साथ साथ अभी कुछ अन्य क्षेत्रों में जिसमें दिलसाद गार्डन है, शालीमार बाग है, पीतमपुरा है,
और मेरे लोकसभा क्षेत्र में जवाहर कैंप है, नवजीवन कैंप है। ये सभी दिल्ली के बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं। इन सभी झुग्गी झोपड़ी कैंप वासियों को जहां झुग्गी वहीं मकान उनको बनाकर दिए जाएंगे, फ्लैट्स बनाकर दिए जाएंगे। टेंडर हो गए हैं और कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली में 7 बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं। लगातार झुग्गी झोपड़ी के लोग सभी एमपी से और भारत सरकार के चाहे शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी साहब थे, उनसे भी श्री मनोहर लाल जी से लगातार ये मांग करते रहे कि दिल्ली के जो 7 सबसे बड़े जे क्लस्टर्स हैं, इनको वहीं झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दिए जाए। तो 7 अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं, उन स्थानों पर भी फ्लैट बनाकर झुग्गी वासियों को दिए जाएंगे। उसके भी टेंडर कॉल कर लिए गए हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है। लंबे समय से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग और श्री हर्ष मल्होत्रा जी के क्षेत्र के लोग ये मांग करते रहे हैं कि मेट्रो को जो है कालंदी और कालंदी से जैतपुर तक बढ़ाया जाए, तुगलकाबाद जो मेट्रो है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। तुगलकाबाद मेट्रो जो है कालंदी से जैतपुर तक जाएगी। मैं इसके लिए श्री मनोहर लाल जी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लंबे समय से जो हमारी मांग चली आ रही थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए जितनी बजट की आवश्यकता सरकार को होगी, उसका प्रोविजन कर दिया गया है। तो मैं एक बार फिर दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों की ओर से कि प्रधानमंत्री जी ने 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दे दिए हैं और लगभग 6 बड़े बड़े जो जे क्लस्टर्स हैं, वहीं पर उनको फ्लैट बनाकर दिए जाएं। उनके टेंडर हो गए हैं। तो इसके लिए भी मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के प्रति और श्री मनोहर लाल जी जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मनोज तिवारी जी अब इस सारी प्रेस वार्ता को समराइज करेंगे। इस प्रेस वार्ता में थोड़े विलंब से एक मीटिंग में व्यस्त होने के कारण एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत जी थोड़े विलंब से आए हैं, वह भी हमारे साथ प्रेस वार्ता में जुड़ रहे हैं। मेरे दिल्ली मीडिया के सभी साथी, आप सबने एक एक करके हमारे सभी सांसदों को, मंत्री जी को सुना है। मूल हमारा ये है कि हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, मगर दुर्भाग्य से हम ये डेवलपमेंट भी विपरीत परिस्थिति में कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है। उसके बाद भी पीछे भी हमने, आपने देखा, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस हो, NH24 हो, प्रगति मैदान का टनल हो, मेट्रो की जाल हो, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग उनके नकारात्मक सोच को छोड़ करके हम थोड़ा आगे बढ़ें और जो हमारा परिचय है हम वो करें। इसी नाते हम लोग कल माननीय मंत्री खट्टर साहब से मिले और जो सारी बातें हम लोग बता रहे हैं, और हम लोग जनता क्या बोल रही है ये भी सुनना चाहते हैं। हम लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं, जो बोलते हैं, वरना तो लोग हमें सुबह से शाम तक यही कहते हैं, आदिसी ने ये कहा, केजरीवाल ने ये कहा, फलाना ने ये कहा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि झुग्गी वाले क्या बोल रहे हैं, उनथराइज कॉलोनी वाले क्या बोल रहे हैं।
ये दिल्ली के सांसों पे जिनके आपातकाल लगाए वो क्या बोल रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं और उनकी बातों को लेकर के हमने परसों गडकरी साहब से और कल खट्टर साहब से कल ही हम सब मिले। उसी में सारी बातें जो हमारे सांसदों ने, मंत्री जी ने कही वो आपके सामने है। हम एक बात और कल कहे जो इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि हमारे दिलशाद गार्डन हमारे क्षेत्र में एक आता है, वहाँ भी एक झुग्गी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने विजिट भी किया था वहाँ। थैंक यू एलजी साहब ने भी विजिट किया था। उसको हम इस पाइपलाइन में जोड़ने के लिए भी हमने निवेदन किया है। एओ ब्लॉक शालीमार बाग को भी, एयू ब्लॉक पीतमपुरा को भी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जे क्लस्टर, गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के अलावे 7 और ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, वो भी इनमें शामिल हो जाए। कल हमने ये भी बात खट्टर साहब से करी। और हमारे यहाँ एक स्टेडियम की बात जो आपसे जोगेंद्र भाई ने कही, हम लोगों का बिल्कुल जगह सटता है और वो हमारा बुराड़ी क्षेत्र जहाँ ख़त्म होता है वहीं से नरेला शुरू होता है। तो ये सब बातों में अब वैसे तो सबकी बात में सबकी बात है। हमारे यहाँ से मेट्रो फेज 4 जो मौजपुर से निकल करके अब हम उसको मजलिस पार्क तक जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे हमारा, अगर उसके आगे जेवर भी जुड़ रहा है, सहारनपुर भी जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ने का प्लान हम कहते हैं, तो निश्चित रूप से हम दिल्ली के कंजेशन को दूर करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य हम जीवन देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मृत्यु परोसी है दिल्ली को। हम मिल करके सभी सांसद कैसे जीवन दे सकते हैं, कैसे जीवन आसान कर सकते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कल आ भी रहे हैं और हमारे खट्टर साहब को जो दी हुई बातें हैं गडकरी जी को, उनमें मैक्सिमम बातें हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरी करने को देखने को मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? तो दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। साफ तौर पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए और कैसे मेट्रो कनेक्टिविटी को और ज़्यादा सुचारू रूप से और ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इसको लेकर मनोहर लाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो उस बीच क्या बातें हुई और किस तरह से जो बातें हैं वो रखी गई हैं, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस पर तमाम जो सांसद हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे थे और किस तरह से दिल्ली को और ज़्यादा विकसित, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। और साफ तौर पर इसी को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। सभी मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। मंत्रियों को एक सप्ताह पहले विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कुछ मंत्रियों ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में यह बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में सीएम अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का एजेंडा देंगे। सभी विभागों के मंत्रियों को क्या क्या करना होगा और उनकी तैयारी क्या है और अपने विभाग को लेकर उनका रोड मैप क्या होगा, जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। इन माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन पर इनाम की घोषणा की थी। इन माओवादियों को जीवन यापन के लिए 46 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब उत्तरी गढ़चिरौली नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। जल्द ही दक्षिणी हिस्से को भी उग्रवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्ष में एक भी युवा माओवाद में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 11 गांवों ने नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली का इस्पात शहर
का दर्जा उसे दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने अहेरी से गर्देवाड़ा तक बस सेवा का भी शुभारंभ किया और इस बस से यात्रा की। उन्होंने जिले में एक हरित खनन परियोजना भी शुरू की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं दूर दराज और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। इससे निश्चित रूप से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा और अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। गढ़चिरौली और आसपास के मेरे बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चिन्मय दास को झटका मिला है। ऐसे में बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं चिन्मय कृष्ण दास। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर साफ तौर पर देखें तो चिन्मय दास को ये बड़ा झटका लगा है। ऐसे में तमाम इसके कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में जब बड़ा झटका लगा है तो ऐसे में अब जो राह है वो और ज़्यादा मुश्किल होती हुई नजर आएगी। बड़ा झटका जिसे हम कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, बांग्लादेश में चिन्मय दास को झटका लगा है। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है। जमानत याचिका जो उन्होंने दायर की थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन अब उनको ये बड़ा झटका। और प्रसन्नजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रसन्नजीत का ये रुख करते हैं। प्रसन्नजीत, साफ तौर पर चिन्मय दास को बड़ा झटका और एक जो इनकी जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। क्या ताज़ा अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, इस सुनवाई के समय पे जो चट्टग्राम की अदालत है वहाँ पे जज की तरफ से 2 टिप्पणी किया गया है। इसका क्या मतलब है ये आगे जाके हमें पता चलेगा। एक तो है कि बताया गया कि जो देशद्रोह के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया इसका साजा लाइफ टाइम है, और दूसरी बात उनकी तरफ से बताया गया है कि जेल के अंदर चिन्मय प्रभुदास की जो तबीयत खराब है, जो खबर हमारे पास है, लेकिन ये खबर अदालत के पास नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए क्या जानबूझ के जो चिन्मय दास की तबीयत खराब की खबर हम सब लोगों तक पहुंच गया है लेकिन चट्टग्राम की अदालत तक नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या है? पहली बात। दूसरी बात है कि एक 1-1.5 महीना किसी को गिरफ्तार करके रखने के बाद किसी पहली और दूसरी सुनवाई में अदालत की तरफ से ये टिप्पणी करना कि सेडिशन की जो सजा है वो जीवन भर की सजा है, इसका क्या मतलब है? क्या आज ही किसी न किसी तरह बिना सुनवाई के उनके खिलाफ कन्विक्शन का सजा सुनाया जाएगा? ये क्या है, इसके बारे में हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी का क्या मतलब है, ये मतलब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति अभी बांग्लादेश में है कि चिन्मय प्रभुदास या सारे हिंदू समाज जो उनकी जमानत के लिए इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ठुकरा दिया गया है। तो ऐसे में किन किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर प्रसन्नजीत, जिससे लिए ये जो हम कह सकते हैं कि बड़ा झटका मिला है? नहीं, देखिए, यहाँ पे जैसे हम जब हमारे यहाँ पे अदालत में सुनवाई की समय पे या चाहे वो बेल की सुनवाई हो चाहे कुछ भी हो, उस समय पे हम देखते हैं कि दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसमें एक तरफा हम कह सकते हैं कि अदालत की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी बताया जा रहा है उसी के आधार पर जमानत दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसकी फैसला सुनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से 1-1.5 महीना हो गया है चिन्मय दास प्रभु गिरफ्तार होकर जेल में है, और तो इसमें एक सवाल जाहिर सा है कि क्या इस तरह की सुनवाई जो हो रहा है अदालत में इसको हम सही सुनवाई मान के चले? इस तरह से जो सुनवाई चल रहा है इसका क्या जो इंटरिम सरकार है उसका पूरी तरह से इसकी बारे में पता है कि किस तरह से सुनवाई चल रहा है वहां पे? और जो सिटीजन की मामला बताया जा रहा है इसका कोई चार्ज फ्रेम होने का कोई गुंजाइश है कि नहीं? क्योंकि चार्ज फ्रेम होने का क्या है, अदालत की तरफ से ये पूछा नहीं जा रहा है कि कब चार्ज फ्रेम होगा
या चार्ज फ्रेम का कुछ कार्रवाई किया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में किसी को भी हम किसी आरोप पे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद चार्ज फ्रेम एक बड़ी बात है। तो क्या चार्ज फ्रेम किया जा रहा है? हमें जहां तक पता है कि चार्ज फ्रेम का कोई कार्रवाई अभी तक किसी तरफ से हमें पता नहीं चला। तो देखिए, तो ये सब कुछ लेकर ये जो अदालत में जो कुछ भी हो रहा है, और ये इसे लग रहा है कि किसी न किसी जगह पर जबरदस्ती चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखना ये एक तरीका अपनाया गया है बांग्लादेश की इंटरिम सरकार की तरफ से। जो फिर भी इंटरिम सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अदालत फ्री है, अदालत अपने तरफ से अपना काम कर रही है, ये आगे जाके हमको पता चलेगा। प्रसन्न जी, तो ऐसे में अब क्या विकल्प बचता है? जी दोबारा पूछे। जी प्रसन्न जी, क्या विकल्प है अब? देखिए, पूरे दुनिया में इस समय पे जिस तरह से आज काफी उम्मीद लगा के रखे थे लोग कि हो सकता है कि चिन्मय दास प्रभु को जमानत मिल जाए या कम से कम कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि जेल के अंदर उन्हें कुछ राहत नहीं मिला, ऐसे हमारे पास खबर है। लेकिन पूरे दुनिया में जो हिंदू समाज है, जिनकी तरफ से चिन्मय दास प्रभु की आज की सुनवाई की तरफ पूरी तरह से नजर टिकी हुई थी, तो इसके बाद एक पूरी तरह से मैं कहूंगा कि एक हताशा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से बांग्लादेश में जो हिंदू समाज है, इनकी मन में एक आक्रोश है कि जो ही चिन्मय दास प्रभु या इस्कन की तरफ से उनकी देख के लिए काफी कोशिश किया जा रहा है, वहीं पे निश्चित तौर पर प्रसन्न जी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बहुत बड़े हैं और बहुत अहम भी है, और इन्हीं पर समझने की जरूरत भी है कि किस तरह से अब आगे की जो नीतियां हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से बड़ा झटका यहां पर कह सकते हैं इसको लगा है, लेकिन आगे भी कुछ विकल्प हैं, और आगे क्या होगा, कैसी राह होने वाली है, इस पर भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। ये साल खेलों के लिहाज से अहम होगा, और इस साल की शुरुआत जहां खो खो विश्व के साथ होगी, तो वहीं राष्ट्रीय खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेनिस सहित अन्य खेलों में खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। एक नजर डालते हैं इस साल आयोजित होने वाले प्रमुख खेल आयोजनों पर। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। ये साल खेलों के लिहाज से बेहद अहम होगा। एक नजर डालते हैं इस साल आयोजित होने वाले प्रमुख खेल आयोजनों पर। पिछले साल 28 दिसंबर से शुरू हुए पुरुष हॉकी इंडिया लीग भी नए साल में प्रवेश कर चुकी है। टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं, जिसका फाइनल मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। यह साल स्वदेशी खेल खो खो के लिहाज से अहम होगा। पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी से 19 जनवरी तक दिल्ली में होगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 6 जनवरी को होगी, जो कि 26 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके अलावा 14 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। वहीं साल राष्ट्रीय खेलों 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। 10 से 11 मार्च के बीच विश्व एथलेटिक्स रिले खेला जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन के मुकाबले 11 से 16 मार्च के बीच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल में बिहार में होगा। IPL 2025 के मुकाबले 14 मार्च से 25 मई के बीच खेले जाएंगे। 17 से 25 मई के बीच विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला जाना है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 19 मई से 8 जून के बीच खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 11 से 15 जून के बीच होगा। 14 जून से 13 जुलाई के बीच फीफा क्लब विश्व कप में दुनिया की बेहतरीन टीमें मैदान पर उतरेंगी। वहीं 30 जून से 13 जुलाई के बीच तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन खेला जाएगा। 5 से 29 जुलाई के बीच फीडे महिला शतरंज विश्व कप खेला जाएगा। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉनमबॉल कोपा अमेरिका के मुकाबले खेले जाएंगे। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन का आगाज 25 अगस्त को होगा, जो कि 7 सितंबर तक चलेगा। 25 से 31 अगस्त के बीच विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होगा। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में होगा। डायमंड लीग फाइनल 27 से 28 अगस्त को खेला जाएगा।
विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सितंबर में होगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 27 सितंबर को शुरू होगा। 1 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेला जाएगा। नवंबर में विश्व राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। दिसंबर में हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन होना है। वहीं 21 दिसंबर से अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की शुरुआत होगी। ऐसे में 2025 खेलों और खिलाड़ियों के लिए खास होने वाला है। वहीं यह साल खेल प्रेमियों के लिए भी रोमांच से भरपूर होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। वो महाकुंभ जो दिव्य है, वो महाकुंभ जो भव्य है। माघे वृष नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा।